ऋषि दयानंद मेरे दृष्टि में भाग क्रमांक 7 क्रम संख्या 3 राष्ट्रभाषा प्रसारक। स्वामी दयानंद ने स्वरचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेदानाम नित्यत्व विषय के अंतर्गत लिखा, जो जिस देश भाषा को पढ़ता है उसको उसी का संस्कार होता है। भाषा के हर शब्द की एक पृष्ठभूमि होती है, वह तत्त देश की संस्कृति और परंपराओं से बनती है। भाषा के बदल जाने पर उस संस्कृति विशेष में उथल पुथल होने की पूरी संभावना रहती है। संस्कृति समाज का आत्मा होती है। उसके नष्ट हो जाने पर वह समाज या राष्ट्र जीवित नहीं रहता। जब हम यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से कहते हैं, तो उनका यह मिटना इन्हीं अर्थों में होता है। इस देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए इस देश की भाषा को जीवित रखना और उसका विकास करना स्वामी जी आवश्यक समझते थे। उनके अपने शब्दों में, मैंने आर्यावर्त में भाषा का ऐक्य संपादन करने के लिए अपने सकल ग्रंथ आर्य भाषा में लिखे हैं। स्वामी जी अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के पढ़ने के विरोधी नहीं थे, किंतु वह इस बात को जानते थे कि अंग्रेजी विदेशी शासकों की भाषा है और उन्हें इस बात का दुख था कि वह यहाँ के लोगों की मातृभाषा बनती जा रही है। इसीलिए उन्होंने अन्य देशीय भाषाओं से पहले देवनागरी अक्षरों के अभ्यास पर बल दिया। एक सज्जन ने जब स्वामी जी से उनके ग्रंथ के उर्दू में अनुवाद की अनुमति चाही, तो उन्होंने लिखा, जिन्हें सचमुच मेरे भावों को जानने की इच्छा होगी, वे इस आर्य भाषा को सीखना अपना कर्तव्य समझेंगे। अनुवाद तो विदेशियों के लिए होता है। मैडम ब्लावेट्स्की को उन्होंने लिखा था कि मेरा विचार आपको अनुवाद करने से रोकने का नहीं है, क्योंकि बिना अंग्रेजी अनुवाद के यूरोपीय जातियां सत्य के प्रकाश को नहीं पा सकेंगी, किंतु भारत की जनता मेरे भाष्य के अंग्रेजी में प्रकाशित होने पर संस्कृत और हिंदी के अभ्यास को त्याग देगी। मेरा वेद भाष्य समझने के लिए संस्कृत और हिंदी का अध्ययन, जो मेरा लक्ष्य है, नष्ट हो जाएगा। स्वामी जी का किसी भी भाषा से विरोध या द्वेष नहीं था, किंतु उनका यह कहना था कि जो इस देश में उत्पन्न होकर इस देश की भाषा नहीं सीख सकता, उससे और क्या आशा की जा सकती है। इसलिए उन्होंने आर्य भाषा हिंदी का जानना प्रत्येक आर्य के लिए अनिवार्य कर दिया। स्वामी जी उर्दू को म्लेच्छ भाषा नहीं कहते थे, लेकिन पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के अनुसार उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन की उपस्थिति में एक दिन उर्दू को वार विलासिनी और हिंदी को कुल कामिनी कहा था। इसका एक कारण यह भी था कि उस समय उनके परम हितैषी और प्रशंसक सर सैयद अहमद खां हिंदी को गंवारू भाषा कहकर उसका उपहास करते थे। आज वही गंवारू भाषा राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल के ठीक बाद वाले काल में जो सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना घटी, वह थी स्वामी दयानंद का पवित्रतावादी दृष्टिकोण। इस काल के कवियों को श्रृंगार की कविता लिखते समय ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वामी दयानंद पास में खड़े सब कुछ देख रहे हैं।
इस भय से छायावादी कवि भी प्रत्यक्ष नारी के स्थान पर जूही की कली या विहंगिनी का आश्रय लेकर अपने भावों का विवेचन करने लगे। प्रेमचंद के आरंभिक साहित्य पर स्वामी दयानंद और उनके द्वारा संस्थापित आर्य समाज का प्रभाव स्पष्ट है। जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त ने अपने साहित्य में यत्र तत्र जो इस देश के अतीत का गौरव गान किया है, उसके मूल में भी दयानंद द्वारा सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित प्राचीन आर्यावर्त की गौरव गाथा का विस्तार है। और दिनकर के अनुसार साकेत के राम तो दयानंद के कृणवंतो विश्वमार्यम नारा लगाते प्रतीत होते हैं। हिंदी को देश की एकता के लिए आवश्यक समझ लेने पर स्वामी जी जीवन के अंतिम क्षण तक उसके प्रचार प्रसार के लिए सर्वात्मना समर्पित रहे। उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को वेद भाष्य के पार्सलों पर देवनागरी में पते लिखने की प्रेरणा दी। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित समाज सुधारक श्री गोपाल हरिकृष्ण देशमुख को आर्य भाषा के प्रचार में पुरुषार्थ करने को प्रेरित किया। उन्हीं के प्रेरणा से कर्नल अलकाट ने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। स्वामी जी ने तत्कालीन राजाओं को प्रेरित किया कि वे अपने राज्यों का काम हिंदी में चलाएं। तदनुसार उदयपुर के महाराणा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने जोधपुर नरेश को पत्र लिखा कि राजकुमारों को पहले हिंदी अर्थात देवनागरी, फिर संस्कृत और तत्पश्चात यदि समय हो तो अंग्रेजी पढ़ाएं। 12 अगस्त सन 1883 को राज्य के प्रधानमंत्री के अधिकार से कर्नल प्रताप सिंह ने एक दिन उर्दू में लिखी 50-60 अर्जियां फाड़ कर फेंक दी। उसी दिन से राज्य का सारा काम हिंदी में होने लगा। भारतीय संविधान की धारा 343 के अनुसार The official language of the Union of India shall be Hindi in Devanagari script, अर्थात संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। पुनः धारा 351 के अनुसार इट हिंदी shall draw for its vocabulary primarily on Sanskrit and secondarily on other languages, अर्थात वह हिंदी अपने शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करेगी। संस्कृत को यह वरीयता या प्रतिष्ठा क्यों दी गई, इसका कारण इसी धारा 351 के आरंभिक वाक्य में इन शब्दों में बताया गया है। It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, अर्थात संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में संस्कृतनिष्ठ हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि देश में प्रचलित भाषाओं में 60 से 90% तक तत्सम शब्द या तद्भव शब्द संस्कृत के हैं। भारतीय संविधान में उक्त धाराओं का समावेश 14 सितंबर 1949 को हुआ, परंतु इसके लिए आंदोलन का सूत्रपात स्वामी दयानंद ने सन 1882 में हंटर कमीशन के पास हिंदी के पक्ष में भेजे गए ज्ञापनों से किया था। अंग्रेज सरकार ने सन 1882 में डॉक्टर हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया था। इसका उद्देश्य राजकार्य को, जो उस समय प्रधानतया उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में चल रहा था, आर्य भाषा हिंदी में प्रवृत्त करना था। स्वामी दयानंद इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने इसके लिए विशेष पुरुषार्थ किया। हिंदी के प्रसंग में यह बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास में स्वामी जी किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात से ग्रस्त होने के कारण प्रवृत्त नहीं हुए थे। इसके विपरीत वे राष्ट्रभाषा की आवश्यकता अनुभव करते हुए हिंदी तक जा पहुंचे थे। सन 1872 में कलकत्ता में केशव चंद्र से भेंट के बाद उन्होंने समझ लिया था कि संस्कृत के देववाणी होते हुए भी उसमें जनवाणी होने का सामर्थ्य नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि किसी भी देश पर मध्य प्रदेश का शासन होता है, सीमांत प्रदेशों का नहीं। भारत के मध्य प्रदेशों की भाषा हिंदी है, वही इस देश की राष्ट्रभाषा होगी। स्वामी दयानंद ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसी बात को 100 वर्ष पूर्व देख लिया था। जब भारत सरकार ने देश के कामकाज की भाषा के निर्धारण हेतु हंटर कमीशन गठित किया, तो स्वामी जी ने देश भर की आर्य समाजों को आदेश दिया कि वे उक्त कमीशन के पास भारी संख्या में हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भेजें। आर्य समाज फर्रुखाबाद के स्तंभ बाबू दुर्गादास को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने लिखा, यह काम एक के करने का नहीं है और अवसर चूके वह अवसर आना दुर्लभ है। जो यह कार्य सिद्ध हुआ तो आशा है मुख्य सुधार की नींव पड़ जाएगी। स्वामी जी के प्रयासों से देश के कोने कोने से हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराने हेतु स्मरण पत्र भेजे गए। कानपुर से भेजे मेमोरेंडम से ज्ञात होता है कि लगभग 2 लाख मनुष्यों के हस्ताक्षरों से युक्त 200 ज्ञापन हंटर कमीशन के पास भेजे गए थे। दयानंद वह दिन देखना चाहते थे जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक नागरी अक्षरों का प्रचार होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि हिंदी भाषा इस देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा बने। उन्होंने डटकर विरोध किया, पर उनकी एक न चली। जब हिंदी का राजभाषा होना निश्चित सा हो गया तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि हिंदी राजभाषा हो जाए, परंतु 15 वर्षों तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भी चलती रहे। लोगों ने नेहरू का मन रखने के लिए इतनी सी बात मान ली। हमारी तुष्टीकरण की नीति से देश के बड़े बड़े काम बिगड़ते आए हैं। इसी के फलस्वरूप पाकिस्तान बना और जल्दी ही खालिस्तान बनने की आशंका है। राम तो 14 वर्षों के बाद वन से लौट आए थे, परंतु 42 वर्ष बीत गए। हिंदी अपने आसन पर न लौटनी थी, न लौटी और न अब कभी लौटने की आशा है। 15 वर्ष बीतने से 2 वर्ष पूर्व ही 1963 में नेहरू ने संसद में एक प्रस्ताव पास करा के अंग्रेजी को अमरता का वरदान दे दिया। उस प्रस्ताव के अनुसार यदि एक भी प्रदेश हिंदी का विरोधी होगा और अंग्रेजी को बनाए रखना चाहेगा तो हिंदी की सौत के रूप में अंग्रेजी प्रतिष्ठित रहेगी। उस समय ऐसा एक देश नागालैंड था, अब वीटो करने वाले कुछ और प्रदेश भी हो गए हैं। इस प्रकार हिंदी के समूचे देश की एकमात्र राजभाषा बनने पर सदा के लिए रोक लग गई है। किंतु राज्यों को अपने अपने यहाँ हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की छूट बनी रही। तब राजीव गांधी ने स्वतः या नूरजहां के संकेत पर सदा के लिए हिंदी को और उसी के साथ धीरे धीरे सभी क्षेत्रीय भाषाओं को निकालकर अंग्रेजी के निष्कंटक राज्य का मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प किया। एक साधे सब सधे का गुरु मंत्र अब जपने पर पता चला कि यदि अकेली संस्कृत को मार दिया जाए तो इस देश की सभी भाषाएं अपनी मौत आप मर जाएंगी, क्योंकि इनकी आत्मा संस्कृत में है। साधारणतया भी इन भाषाओं में 60 से 90% शब्द संस्कृत के हैं और पारिभाषिक शब्द तो 100% संस्कृत से ही मिलेंगे।
पारिभाषिक शब्द सर्वत्र प्राचीन भाषाओं से ही मिलते हैं। अंग्रेजी बड़ी संपन्न भाषा मानी जाती है, किंतु इसमें लगभग 75% पारिभाषिक शब्द ग्रीक या लैटिन मूल के और 15% जर्मन और फ्रेंच मूल के हैं। संस्कृत के बिना हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं शून्य हो जाएंगी। इसे स्पष्ट करने के लिए तो एक पूरा व्याख्यान अपेक्षित होगा। जब यह सब भाषाएं दिवालिया हो जाएंगी तो विवश होकर अंग्रेजी को छाती से लगाना होगा और इसी के साथ इस देश की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एक साथ विदा हो जाएंगे। राजीव सरकार द्वारा निर्धारित नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों के पाठ्यक्रम में से संस्कृत को पूरी तरह निकाल दिया गया है। संप्रति सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण उसका कार्यान्वयन रुका हुआ है, पर सिर पर तलवार तो लटक ही रही है क्रमशः।